हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो विज्ञान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 5 करेंगे, कोयला एवं पेट्रोलियम। तो इसमें कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश पदार्थ कार्बन या कार्बन के यौगिकों, विशेष तौर पर हाइड्रोजन के साथ बने होते हैं। बहुत सारे पदार्थ या तो कार्बन से बने होते हैं या कार्बन के यौगिकों से बने होते हैं। यहाँ तक मनुष्यों, अन्य जीव जंतुओं व पेड़ पौधों में भी काफ़ी भाग कार्बन का होता है। आइए कार्बन का ईंधन के रूप में जो उपयोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन का ईंधन के रूप में जो उपयोग होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आपके घर में किन किन कार्यों में ईंधन का उपयोग होता है? कोई 5 कार्य लिखो। तो हमारे घर में खाना बनाने में ईंधन का उपयोग होता है। कोई भी आग जलानी होती है, चूल्हे में आग जलानी होती है या अंगीठे में आग जलानी होती है, तो उसमें भी ईंधन का प्रयोग होता है। गैस चलाने में भी गैस का प्रयोग होता है, वो भी एक ईंधन है। पानी गर्म करने में भी, दूध गर्म करने या फिर किसी भी चीज़ को जलाने में ईंधन का उपयोग होता है। इन कार्यों में कौन कौन से ईंधनों का उपयोग किया जाता है? तो गैस का उपयोग भी किया जाता है, लकड़ी का उपयोग या फिर कोयले का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों को आप ईंधन क्यों कह रहे हैं? कारण लिखो। क्योंकि इनके जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हम इनको ईंधन कह रहे हैं। किसको? जैसे गैस, लकड़ी और कोयला को। इनको जब जलाते हैं तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। प्रश्न कुछ पदार्थों के नाम लिखो जो ज्वलनशील तो हैं किंतु ईंधन नहीं है। मतलब वो आग तो पकड़ लेते हैं लेकिन ईंधन नहीं होते हैं। जैसे अल्कोहल या फिर सोडियम धातु, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं। जो पदार्थ तेज़ी से आग पकड़ते हैं वो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, लेकिन इनको हम ईंधन में उपयोग नहीं करते हैं। घरों में चूल्हे या अंगीठी पर खाना बनाया जाता है, जिसके लिए लकड़ी या कोयले की ज़रूरत होती है, या लकड़ी या कोयला ईंधन होता है। आजकल घरों में खाना पकाने में विद्युत ओवन का प्रयोग किया जाता है, जिसको चलाने में विद्युत की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जो विद्युत हुई वो क्या हुई? ईंधन। जो विद्युत ऊर्जा ईंधन का कार्य करती है। किसमें? विद्युत ओवन में। क्या विद्युत भी एक ईंधन है? कारण सहित उत्तर दो। हाँ, क्योंकि विद्युत से ऊर्जा मिलती है, यह भी एक ईंधन होता है। किसी भी चीज़ के जलने से अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वह ईंधन माना जाता है। अपने अध्यापक एवं साथियों से चर्चा कर कुछ ऐसे पदार्थों का नाम लिखो जो ईंधन तो नहीं है लेकिन ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए, भोजन ऊर्जा का स्रोत है, ईंधन नहीं है। या फिर वायु ऊर्जा, वायु से जो ऊर्जा मिलती है। बल्ब का प्रकाश लिख देते हैं, इनसे हमें ऊर्जा तो मिलती है, प्रकाशीय ऊर्जा मिलती है। या फिर ध्वनि ऊर्जा जो होती है, उसे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन उसका ईंधन के लिए उपयोग नहीं होता है। प्रश्न 2 है, निम्न को समाप्त होने वाले संसाधन व कभी समाप्त न होने वाले संसाधनों में बांटो। तो वन जो है वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, खनिज भी समाप्त होने वाले हैं, जल समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, कभी समाप्त न होने वाले संसाधन जो असीमित हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये समाप्त न होने वाले संसाधन हैं। इसके बाद है समाप्त होने वाले संसाधन। तो ये वन, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम, ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक गैस भी लिख दिया है। प्रश्न 3 है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण सजीव प्राणियों, पेड़ पौधों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है। मतलब कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? सजीव प्राणी जो और पेड़ पौधे जो मिट्टी के नीचे दब गए कई लाखों साल पहले, उनके अवशेषों से कोयला या पेट्रोलियम बने हैं, और इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्योंकि ये मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से बने हैं, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम के बनने में क्या समानताएं? तो दोनों ही जीवों के मृत अवशेषों से बने हैं। कोयला जो है वो पेड़ पौधों के अवशेषों से बने हैं, पेट्रोलियम जो जीव जंतु हैं उनके अवशेषों से बने हैं। तो दोनों ही जो सजीव होते हैं उनके अवशेषों से बने हैं और दोनों ही ईंधन हैं। ये दोनों में समानता है और दोनों के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, और दोनों के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसके बाद निम्नलिखित का मिलान करो। इस्पात, ईंधन और पेंट। तो यह है कोक, कोलतार, कोयला गैस, और यह सुगंध, संश्लेषित रंग और धातु निष्कर्षण। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये रख लेते हैं हम। तो कोक का
उपयोग कहाँ होता है? कोक का उपयोग एक तो धातु निष्कर्षण में होता है और इस्पात में होता है। उसके बाद कोल तार का उपयोग सुगंध बनाने में और संश्लेषित रंग बनाने में, और कोयला गैस ईंधन के लिए यूज की जाती है, और ये कोल तार पेंट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक, यहाँ इस्पात में लिख दिया है 2 ईंधन, 3 पेंट लिख दिया है, 4 सुगंध और 5 संश्लेषित रंग और 6। तो देखिए कोक का उपयोग 1 और 6 मतलब इस्पात और धातु निष्कर्षण के लिए। कोल तार का उपयोग 4, 3 और 5। 4 कौन सा है? सुगंध, और 3 कौन सा? पेंट, और 5 कौन सा? संश्लेषित रंग। और कोयला गैस का उपयोग 2 सिर्फ ईंधन के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न 5, तुमने कभी सड़क निर्माण का कार्य करते हुए देखा है? इनमें काम में लिया जाने वाला काला पदार्थ क्या होता है? ये होता है कोल तार। सड़क बनते देखा होगा तो काला गाढ़ा पदार्थ आपने जरूर देखा होगा, वो होता है कोल तार। हम उसे तारकोल बोलते हैं। क्या इस पदार्थ के स्थान पर किसी और पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो कौन सा? तो आजकल इसके स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 6, तुमने कोयले से चलने वाले भाप के इंजन अवश्य देखे होंगे। यदि नहीं तो रेल संग्रहालय में, जहाँ पर रेलें होती हैं, संग्रहित होती हैं, या किसी लोको शेड में जाकर इनका अवलोकन करो और पता करो कि यह कैसे चलते थे। रेल के इंजन में कोयला जलाकर भाप बनाई जाती थी और भाप चैम्बर में भाप उत्पन्न की जाती थी, और जलते हुए कोयले से गर्म गैस बॉयलर की बगल से गुजरती हुई नलियों से पानी को गर्म किया जाता है, जिससे भाप बनती है और इंजन को चलाया जाता है। ये पहले किया जाता था, तो यहाँ पर हम था लिख देंगे। किया जाता था, भाप बनती है और इंजनों को चलाया जाता था, तो उत्पन्न होती थी, या थी लिख देंगे। प्रश्न ब, आजकल इनका प्रयोग क्यों बंद कर दिया है? कोयले के जलने से प्रदूषण होता है, इसलिए इनका प्रयोग बंद कर दिया है। कोयला और कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है? लिखो। कोयला घरों में उपयोग में लाया जाता है, कारखानों में, तापीय विद्युत घरों में मतलब बिजली बनाने के लिए, या फिर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 7 है, पेट्रोलियम को साफ करके उसके विभिन्न संघटकों में बांटना क्यों आवश्यक है? पेट्रोलियम में कई अशुद्धियाँ होती हैं। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इसकी गंध जो होती है वो अत्यंत अप्रिय होती है, बहुत ही भयंकर गंध होती है इसकी, जिसे दूर करना जरूरी होता है। एक तो अशुद्धियों को और इसकी गंध को दूर करना आवश्यक होता है। इससे विभिन्न संघटक प्राप्त होते हैं और जिनके अनेकों उपयोग होते हैं। जो इसके पेट्रोलियम के संघटक होते हैं उनके काफ़ी उपयोग होते हैं, इसलिए इसको संघटकों में बांटना आवश्यक होता है। निम्न रेखा चित्र को पूरा कीजिए। तो ये है, यहाँ पर है पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम के संघटक हैं, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, स्नेहक तेल, डीजल और बिटुमेन और पैराफिन। पेट्रोलियम के उपरोक्त संघटकों के उपयोग लिखो। पेट्रोलियम के संघटक जो हैं, जैसे ये उपरोक्त मतलब ये वाले, ये जो पेट्रोलियम के ये संघटक हैं, ये सारे ये पेट्रोलियम के संघटक हैं, इनके उपयोग लिखने हैं। तो इनके उपयोग, जैसे बिटुमेन का उपयोग लिख लेते हैं पेंट और सड़क बनाने में। एलपीजी का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन और ड्राई क्लीन के लिए विलायक के रूप में। मिट्टी का तेल स्टोव में, लैंप में या जेट वायुयान के लिए ईंधन। डीजल भारी मोटर वाहनों में और जनरेटरों के लिए इसका ईंधन का उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल जो होता है स्नेहन में काम आता है। और मोम का उपयोग मोमबत्ती या मरहम बनाने या वैसलीन बनाने में किया जाता है। प्रश्न 8 है, सीएनजी क्या है? इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका हिंदी में नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है और इससे सीएनजी बन जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आजकल सीएनजी का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी व स्वच्छ ईंधन है। इसे घरों और कारखानों में पाइपों द्वारा सीधे ही पहुंचाया जा सकता है, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में आसानी होती है, इसलिए इसका प्रचलन बढ़ रहा है। प्रश्न 6, ईंधन के उपयोग के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस और किस काम आती है? प्राकृतिक गैस से रसायन भी बनते, केमिकल्स बनते हैं और उर्वरक भी बनते हैं। इनके औद्योगिक निर्माण में
इसका प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है रसायनों और उर्वरक बनाने में। प्रश्न 9 है, जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम व कोयले का कम से कम प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती? क्योंकि एक तो ये जीवाश्म ईंधन है भाई, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीवाश्मों से बने हैं। मृत जीवों को ईंधन में बदलने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि से इनकी खपत भी बढ़ रही है, जल्दी बहुत ज़्यादा खपत हो रही है इनकी, जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो रहे हैं। और इनके भंडार सीमित हैं, बहुत ज़्यादा भंडार भी इनके नहीं हैं। तीसरे, इनके जलने से प्रदूषण बढ़ता है, अतः इनका कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न 10 है, यदि आप ऊर्जा मंत्री होते तो कोयले पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाते? किन्हीं तीन का उल्लेख करो। तो वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इसका ज़्यादा उपयोग बढ़ाते कि इनका ज़्यादा उपयोग करो। और इनका कम से कम उपयोग कराएं। इनका किसका मतलब पेट्रोलियम और कोयला और पेट्रोलियम का कम से कम उपयोग करना। तीसरा है, बिजली की बचत को बढ़ावा देना, क्योंकि जो बिजली जो बनाई जाती है उसमें कोयले का उपयोग होता है, तो बिजली की बचत को बढ़ावा देना, यह इससे भी कोयले की खपत कम हो जाती है। और कोयले और पेट्रोलियम से बने पदार्थों का कम से कम उपयोग करना। अब ड्राई क्लीन क्या होती है? घरों में कपड़े धोने में पानी के साथ साबुन या सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कपड़ों पर लगी गंदगी या मैल साफ़ हो जाता है। लेकिन जो ड्राई क्लीन होती है, शुष्क धुलाई होती है, उसमें कपड़ों को पानी की बजाय पेट्रोलियम ईथर में भिगोया जाता है, जिससे कपड़ों पर जमी मैल अलग हो जाती है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें सुखा दिया जाता है, जिससे पेट्रोलियम ईथर उड़ जाता है। प्रश्न 11 है, कपड़ों की शुष्क धुलाई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कपड़ों की धुलाई बिना पानी की करना, या फिर पानी की बजाय किसी अन्य रासायनिक विलयन का उपयोग करना, जैसे कि पेट्रोलियम ईथर का उपयोग किया जाता है। कपड़ों की शुष्क धुलाई व सामान्य धुलाई में क्या अंतर है? शुष्क धुलाई में कपड़ों को पेट्रोलियम ईथर में भिगोया जाता है, और जो सामान्य धुलाई होती है उसमें जल का उपयोग किया जाता है और साबुन आदि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 12, यदि प्रकृति में कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन इत्यादि ईंधन समाप्त हो जाएं तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने साथियों से चर्चा करो। तो गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलाई जाती हैं। और बिजली उत्पन्न नहीं की जा सकेगी, कोयले से भाप बनाई जाती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। कारखानों में ईंधन की कमी हो जाएगी, भारी वाहन और जनरेटर नहीं चलाए जा सकेंगे, बिजली की कमी हो जाएगी, और अन्य उपयोगी पदार्थों की भी कमी हो जाएगी, जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी कमियां हम लिख सकते हैं, मैंने 6 लिख दी हैं। प्रश्न 13, सही विकल्प का चयन करो। कपड़ों की शुष्क धुलाई में निम्न में से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है? तो ये होता है पेट्रोलियम ईथर। निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, तो ये 6 लिख दिया है। निम्न में से कोलतार की प्राप्ति किससे होती है? कोलतार की प्राप्ति हमें कोयले से होती है। हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं, मतलब कोयला और पेट्रोलियम के अलावा और ऐसे ऊर्जा के स्रोत होने चाहिए जिसका हम यूज कर सकें और उससे प्रदूषण भी ना हो। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? शिक्षक से चर्चा करके लिखो। क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम की खपत बढ़ रही है और इनके भंडार भी सीमित हैं, जिससे ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इससे प्रदूषण भी होता है, जिससे विश्व उष्णन का खतरा बढ़ रहा है। और इन सभी कारणों के चलते वैज्ञानिकों को ऊर्जा के और विकल्प खोजने की आवश्यकता महसूस हुई। क्या ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? ये आएगा नहीं। ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित नहीं होता है। ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत में किसी न किसी प्रकार का प्रदूषण होता है, जैसे कि परमाणु प्रतिक्रिया के अपशिष्ट पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मतलब जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसमें परमाणु की जो प्रतिक्रिया होती है, उनके जो अपशिष्ट होते हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। कुछ जो अपशिष्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं और कुछ अपशिष्ट हमें दिखाई देते हैं, और जो हमें नहीं दिखाई देते उनसे भी प्रदूषण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रत्येक स्रोत किसी न किसी तरह से प्रदूषण करता है। प्रश्न 16, हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में होता है, क्या तुम इसे सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहोगे? कारण सहित बताओ। हाँ, क्योंकि इसके दहन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती और इसका पूर्ण दहन होता है, जबकि सीएनजी के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन सीएनजी से स्वच्छ ईंधन है।
प्रश्न 17, जीवाश्मी ईंधन और सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के रूप में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत तुलना करो। ये स्रोत हैं, ये जीवाश्मी ईंधन, ये सूर्य। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ईंधन है जीवाश्मी ईंधन और गैर परंपरागत सूर्य। क्योंकि परंपरागत होते हैं मतलब जो चलते आ रहे पहले से ही, जिनका यूज होता आ रहा है, तो ये जीवाश्म ईंधन परंपरागत हैं। और सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो अभी कुछ सालों से ही ये सूर्य ऊर्जा इस्तेमाल में ली जाती है, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत है। अक्षय समाप्त होने वाले संसाधन, तो ये जो जीवाश्म ईंधन है ये समाप्त होने वाले हैं और सूर्य का प्रकाश जो है उससे जो ऊर्जा मिलती है वो अक्षय संसाधन है। उपलब्धता, इनकी उपलब्धता सीमित है। ये जीवाश्म ईंधन कुछ सालों में ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा ख़त्म नहीं हो सकती। प्रदूषण, जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, लेकिन ये प्रदूषण रहित है। कीमत और लागत, इनकी कीमत, जीवाश्म ईंधन की कीमत अधिक होती है, लेकिन सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसकी कीमत कम होती है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसकी कीमत तो होती नहीं है, और इससे अगर बिजली बनाई जाती है और उसको हम यूज़ करते हैं तो उसकी कीमत कम होती है। जहाँ तक संभव हो सभी को वाहन को नियमित या निश्चित गति से चलाना चाहिए। क्यों कहा जाता है, मतलब जब भी गाड़ियों को चलाया जाता है तो उसको एक ही स्पीड से चलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत तेज़ चला दी और फिर ब्रेक लगा दिए, फिर धीरे धीरे चलाई, फिर ब्रेक लगा दिए, फिर तेज़ चलाई, ब्रेक लगा दी। मतलब एक समान चाल से ही चलाना चाहिए, क्योंकि इससे ईंधन की खपत कम होती है, प्रदूषण भी कम होता है और वाहनों की ईंधन खर्च की क्षमता घटेगी। मतलब वाहनों में जो तेल लगता है उसकी खपत घटती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो गाड़ियों को एक नियत गति से ही चलाना चाहिए, जिससे कि ईंधन की खपत कम होती है। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।